नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बढ़ती उम्र जीवन का अहम पड़ाव है। गहरी सोच, सुलझे हुए विचार और ठहरा व्यक्तित्व है। बहुत सी गुजरती यादों का खजाना है इसमें, सुनहरी पल और यादों की सौगात है। बढ़ती उम्र में कई तरह की समस्याएं लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बढ़ती उम्र को एक नए दौर के रूप में जीते हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स है, यानी वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस अवस्था को कैसे बेहतर ढंग से जिया जा सकता है, बहुत से लोग इसका उदाहरण पेश करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में, एक ऐसी समस्या के बारे में जिसे आमतौर पर बढ़ती उम्र का लक्षण माना जाता है। एल्जाइमर्स डिजीज या डिमेंशिया, ये क्या अवस्था होती है और ऐसा होने पर क्या किया जाए, ये विशेषज्ञों से समझेंगे। साथ ही आज के कार्यक्रम में सेहत के लिए क्या महत्व है स्वच्छता का, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि देश भर में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालकर दरअसल समझते हैं कि एल्जाइमर रोग का प्रभाव किस तरह से होता है और क्या होते हैं इस समस्या के प्रारंभिक लक्षण। एल्जाइमर्स रोग तंत्रिका संबंधित समस्या है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं के क्षति के कारण संज्ञात्मक गिरावट और स्मृति को हानि पहुंचाती है। एल्जाइमर रोग तब होता है जब मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो विद्युत और रासायनिक संकेतों के जातीय संचार करते हैं और शरीर द्वारा होने वाली क्रियाओं, सोच व याददाश्त को नियंत्रित करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में प्लाक और टैंगल नामक पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं के संदेश व संचार को बाधित करते हैं। एल्जाइमर रोगी में ये बदलाव तेजी से होते हैं। ये स्मृति को क्षति, खराब मन और व्यक्तित्व में बदलाव का कारण बनते हैं। आमतौर पर यह समस्या समय के साथ बढ़ती है और स्थिति बिगड़ने लगती है। इसके कारण व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में बाधा आती है। आमतौर पर यह मध्यम उम्र से वृद्धावस्था में दिमाग के ऊतकों को नुकसान पहुंचने के कारण होता है। एल्जाइमर एक भूलने की बीमारी है जो लोगों को उम्र बढ़ने के साथ हो सकती है। एल्जाइमर रोगियों में मानसिक बदलाव होने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति की उम्र 50 से 60 के बीच है और उसे भूलने की समस्या अधिक हो रही है, जिसके कारण उसके रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें, विशेषज्ञ को दिखाएं और उसका सही इलाज करवाएं। शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर यदि सही इलाज किया जाए तो व्यक्ति की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यादों में बड़ी ताकत होती है, वो कल को आज में जिंदा रखती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यादें धुंधली होने लगती हैं, उम्र के साथ बहुत कुछ भूलने लगते हैं। शुरुआत होती है किसी का नाम भूलने से और बढ़ते बढ़ते जो समस्या है वो इतनी अधिक हो जाती है कि अपने आसपास के परिवार के लोगों को पहचानना भी उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन एल्जाइमर की जो जटिलताएं हैं वो सिर्फ याददाश्त तक ही सीमित नहीं है। व्यक्ति का जीवन, उसका व्यक्तित्व और यहाँ तक कि उसकी पूरी जिंदगी का प्रभाव इस पर पड़ने लगता है। किस तरह से उसे नियंत्रित रखा जा सकता है और कैसे अपनी स्मृति को बेहतर रखने के उपाय किए जा सकते हैं, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। आज के डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर मुकेश शर्मा, न्यूरोलॉजिस्ट, CIMS हॉस्पिटल फ्रॉम अहमदाबाद। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। और भूलने की जो समस्या है वो बहुत आम है, लेकिन कब इसे चिंता का विषय माना जाए ये हम आपको बताएंगे आज के कार्यक्रम में, और साथ ही ये भी समझाएंगे कि एल्जाइमर रोगी की देखभाल किस तरह से की जाए और खास तौर पर वृद्ध लोगों के लिए क्या महत्व है अच्छी स्वच्छता रखने का। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एल्जाइमर रोग के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, आपसे ही ये जानना चाहेंगे कि जब बात आती है एल्जाइमर या डिमेंशिया के पहले लक्षण की,
कि हम कुछ चीज़ें भूलने लगे हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा सभी के साथ होता है, चाहे बच्चे हों, वयस्क हों या कम उम्र के लोग हों। अल्जाइमर रोग दरअसल किस तरह से समझाना चाहेंगे और क्या होता है इसका प्रभाव शुरुआती दौर में अगर देखा जाए, कैसे पहचान हो सकती है? देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज़ एक ब्रेन की समस्या है और इसका प्रमुख लक्षण तो मेमोरी से ही संबंधित है कि आपकी मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जी। लेकिन सिर्फ मेमोरी तक बात सीमित नहीं, जैसा आपने अभी पुराने उसमें बताया था स्लाइड्स में कि ये सिर्फ मेमोरी तक सीमित नहीं है, साथ में थिंकिंग की गड़बड़ी, जजमेंट की गड़बड़ी और अन्य जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स का एक समूह बन जाता है, तब जाके इसे हम समझते हैं कि अल्जाइमर्स डिजीज है जी। और अल्जाइमर्स डिजीज की अगर हम बात करें तो एक प्रकार की पार्ट ऑफ डिमेंशिया है, जिसको कहते हैं डिमेंशिया इज अगेन समथिंग ऐसा डिजीज जिसमें कि मेमोरी इंपेयरमेंट होता है, साथ में अन्य समस्याएं भी, जैसे कि खास करके थिंकिंग की समस्या, जजमेंट की समस्या। आप पाएंगे कि आपके जजमेंट गलत हो रहे हैं, जैसे अब पहले तो मेमोरी की समस्या आएगी शुरुआत में, कुछ चीजें भूल रहे हैं और बाद में आप देखेंगे कि अब आपके जो कुछ काम है, आपका रोज का काम है जिसमें आपको अक्सर निर्णय लेना पड़ता था, उसमें अब गड़बड़ी हो रही है। और कभी कभी साथ में व्यवहारगत परेशानियां भी रहती हैं कि उसमें पता चला या तो आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपका जगह जगह, जबकि आप पहले शांत प्रवृत्ति के आदमी थे, बार बार लड़ाई हो रही है जगह जगह, या फिर अचानक से आपके व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन आ गया, जैसे आप कुछ काम किया करते थे, अचानक आपने डिसाइड किया कि अब ये काम बंद कर रहा हूं, मैं कुछ और शुरू कर देता हूं। तो इस तरह से अचानक से चेंज आने में और साथ में मेमोरी इंपेयरमेंट होते हुए और उसके अलावा साथ में व्यवहारगत परेशानियां आते हुए, जजमेंट की गड़बड़ी होते हुए, तो ये सब जब कंबाइन होने लगता है तो ये हम समझते हैं कि डिमेंशिया हो रहा है। अल्जाइमर्स की अगर बात करें हम लोग तो एक प्रकार का डिमेंशिया है, सबसे प्रमुख कारण है डिमेंशिया का अल्जाइमर्स, ये जरूर है जी। तो अगर कोई असामान्य लक्षण है, भूलने की आदत है, बढ़ती उम्र है खास तौर पर और समस्या होने लगी है, तो चिंता की बात है, यानी एक बार विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर मुकेश शर्मा, जब बात आती है वो कारक जो इस समस्या के खतरे को बढ़ाते हैं, किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्योंकि आजकल जो कम उम्र के वयस्क हैं शायद मल्टीटास्किंग करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ तो भूल जाते हैं। कोई खास फैक्टर्स आप समझाना चाहेंगे जिनके होने से अल्जाइमर रोग का खतरा बढ़ता है? या अल्जाइमर एक्चुअली ओल्ड एज डिजीज है मेनली जी, पर यह कुछ परसेंट लोगों में ये यंग में भी स्टार्ट हो सकती है। जैसे डॉक्टर अचल ने बताया, नॉट मेमोरी, उसके साथ जजमेंट, अदर कॉग्निटिव फंक्शन है ना, जिसमें लर्निंग है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको सॉल्व करने की प्रवृत्ति है, उसके साथ में बिहेवियर है, तो ये सब इन्वॉल्व हो तो आपको अल्जाइमर हो सकता है, जो डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कोज है। तो इसमें मोस्टली ये जेनेटिक डिजीज है, पर इसके साथ में आपके जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं और एनवायरनमेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। ओके, सो यदि मरीज को जो अर्ली एज में डिमेंशिया होता है वो यूजली जेनेटिक हो सकता है। यदि हम अल्जाइमर की बात करें तो आपको रूटीन मल्टीटास्किंग यदि 40, 50, 60s और उसके बाद में मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है आपको इनिशियल स्टेज का डिमेंशिया स्टार्ट हुआ हो, जिसको हम MCI बोलते हैं। ओके, पर जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हो सकता है कि आप उस चीज को कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे, जो आपकी मेमोरी में गया ही नहीं है जी, तो वो आपको बाहर निकलेगा भी नहीं। मतलब आपकी ब्रेन में वो स्टोर ही नहीं हुआ है, आपकी मेमोरी में हुआ ही नहीं है, तो उसको हम स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं। ओके, तो कई बार साइकोलॉजिकल कंडीशन के साथ साथ या आप मल्टीपल टास्क में व्यस्त हैं और कुछ चीज भूल जाते हैं, तो ये नॉर्मल प्रवृत्ति है, तो आप इसके लिए चिंता नहीं करें। पर ये कंडीशन यदि आपको बार बार आ रही है, जिसमें आपको आपके वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डेफिनेटली आपको डिमेंशिया के बारे में सोचना चाहिए। हो सकता है अल्जाइमर हो इनिशियल स्टेज, और हो सकता है अदर डिमेंशिया हो जो ट्रीटेबल हो। यंग एज में यूजुअली ट्रीटेबल डिजीज डिमेंशिया होते हैं,
तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द मल्टीटास्क और इट्स नॉट रिलेटेड विद द अदर ट्रीटेबल कोर्स। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, एक बार व्यक्ति को लग रहा है कि असामान्य लक्षण है, ऐसा शक है कि शायद अल्जाइमर या डिमेंशिया हो सकता है, किस तरह की जांच से ये तय किया जाता है कि वाकई अल्जाइमर रोग है और फिर उसके आगे का रास्ता क्या होगा? अभी हम लोगों ने सुना डॉक्टर मुकेश से कि कब हमें संपर्क करना चाहिए डॉक्टरों से। तो संपर्क करने के बाद डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आपसे पूरी हिस्ट्री लेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिमेंशिया है या नहीं। सबसे पहले डिमेंशिया है या नहीं, उसके बाद उसमें क्या काज हो सकते हैं ये जानने की कोशिश की जाती है। और जैसा हम लोग अभी बार बार बता रहे हैं कि सबसे प्रमुख कारण अल्जाइमर्स डिजीज जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अल्जाइमर्स डिजीज एक उनमें से ऐसा कारण है जो ट्रीट करने लायक नहीं है, ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो हम ऐसे कारणों की जरूर तलाश करते हैं जिनको हम ठीक कर सकें। तो उनमें कुछ ऐसे कारण हैं जैसे B12 डिफिशिएंसी हुआ, जैसे थायराइड की डिजीज हुई, ये दो ऐसे कारण हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। इनको जरूर ढूंढा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी गड़बड़ी है मरीज के अंदर। और जब ये ऐसे कारण नहीं मिलते हैं तब फिर हम ऐसी तलाश करते हैं जो कि नॉन ट्रीटेबल कैटेगरी के डिजीज, जो कि जिसमें अल्जाइमर्स डिजीज प्रमुख है। और भी कैटेगरी के डिजीज हैं जो कि ट्रीट करने लायक हैं, जैसे कई उसमें है कोई सर्जिकल प्रॉब्लम होना, जैसे सबड्यूरल हेमेटोमा होना, या फिर कई बार ऐसा रहता है कि उसमें कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है। तो ये सब ऐसे हैं कि अगर आप रिमूव कर दें तो ठीक होने की बहुत संभावना रहती है। थायराइड गड़बड़ निकला, आप उसको ठीक करिए, ठीक होने की संभावना रहेगी। B12 कम निकला, उसको ठीक करिए, ठीक होने की संभावना रहेगी। अब ऐसे कैटेगरी के डिजीज जो कि ठीक होने वाले नहीं हैं, उसके लिए तरह तरह के इन्वेस्टिगेशन होंगे। इन्वेस्टिगेशंस में इमेजिंग की जाती है ब्रेन की, खास करके MRI किया जाता है। उसके अलावा जो जिस डिजीज का विशेष रूप से सस्पेशन है, जैसे मान लीजिए अल्जाइमर्स डिजीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आजकल कुछ विशेष टेस्ट मौजूद हैं उसके लिए। हम लोग उसको पेट स्कैन बोलते हैं, पेट स्कैन द्वारा भी जानने की कोशिश की जाती है जी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ जेनेटिक कैटेगरी भी है। तो जेनेटिक कैटेगरी भी है तो उसमें कुछ जेनेटिक प्रिकर्सर्स समझिए, या ऐसी स्थिति जिसमें कि जेनेटिक्स द्वारा डिजीज होने की संभावना ज्यादा रहती है, उसमें है ApoE4। ApoE4 नाम का एक जीन अगर है किसी मनुष्य के अंदर, तो उसमें अल्जाइमर्स डिजीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी बात यह भी है कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, तो इसमें अगर देखा जाए तो अल्जाइमर्स डिजीज जल्दी एज में 30 से 40 साल की उम्र में ही आने लगता है, लेकिन ये अगली जनरेशन में नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है डाउन सिंड्रोम वाला, लेकिन ApoE4 जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो नहीं जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो जाएंगे जी। तो एक बार ये तय हो गया कि जो भूलने की समस्या या जो असामान्य लक्षण हो रहे हैं वो अल्जाइमर रोग की वजह से है, उसके बाद इसका प्रबंधन कैसे होगा और किस तरह से होगी ऐसे व्यक्ति की देखभाल, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से मल्टीटास्किंग वाला फिर से लीजिएगा सवाल, आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण, मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अल्जाइमर रोग के विषय में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश शर्मा, एक बार व्यक्ति के अंदर अल्जाइमर रोग की पहचान हो गई, क्योंकि ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है, किस तरह की जटिलताएं उस व्यक्ति को आती हैं, और ख़ास तौर पर जब स्थिति यहाँ तक पहुँच जाए कि अगर घर से बाहर गए और वापस आने का रास्ता ही व्यक्ति भूल जाए, बहुत सी सावधानियां रखना भी शायद जरूरी होता है ऐसे मामलों में। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला, बताया कि जो जटिलता है, जो सिम्टम्स हैं वो स्टेज डिपेंडेंट है जी। ओके,
तो अल्जाइमर की जो फर्स्ट स्टेज है जिसको MCI बोलते हैं, और कई बार हम इसको मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो अल्जाइमर में कन्वर्ट हो सकती है, हो सकता है कि एज रिलेटेड जो मेमोरी प्रॉब्लम्स है या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है उसमें ही सीमित होकर रह जाए। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती है, MCI में जब सिम्टम्स होते हैं, तो कोई ट्रीटमेंट की यूजुअली जरूरत नहीं होती, रेगुलर फॉलोअप की पेशेंट की जरूरत होती है। पर स्टेज 1 जो माइल्ड स्टेज है उसमें यूजुअली दवाएं काफी असर करती है जी। ओके, जो 2 तरह की मेडिसिन, 2 सेट ऑफ मेडिसिन अवेलेबल है जो आप अपने डॉक्टर के साथ में कंसल्ट करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जब अल्जाइमर स्टेज मॉडरेट मतलब स्टेज 2 और स्टेज 3 में पहुंचता है तो इसका ट्रीटमेंट मेडिकली इतना प्रभावित नहीं है, उतना इफेक्टिव नहीं है। तो उस स्टेज के अंदर केयर गिवर का जो पार्ट है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको अल्जाइमर की नॉलेज होना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेमोरी के साथ साथ में जब इनिशियल स्टेज में, जब स्टेज 2 है, तो इसमें मरीज यूजुअली अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी, फाइनेंस मैनेजमेंट करना, उसके साथ में जब वो किसी वर्क प्लेस पे है तो वहां पर उनको काफी प्रॉब्लम आती है कॉग्निटिव डिक्लाइन होने की वजह से। तो उनको असिस्ट करने की बहुत बहुत जरूरत होती है। जब मरीज सीवियर स्टेज में पहुंचता है तो वो अपना देखरेख भी नहीं कर पाता है। देखरेख करने का मतलब ये है कि पेशेंट अपने क्लोज रिलेटिव के नाम भी भूलने लग जाता है। यहाँ तक कि मरीज अपना रूटीन डेली दिनचर्या की जो एक्टिविटी है वो भी करना भूल जाता है। यहाँ तक कि मरीज कम्युनिकेट करना भी भूल जाता है, क्योंकि लैंग्वेज है वो रिग्रेस कर जाती है। तो इस स्टेज में मरीज की देखभाल करना टोटली केयर गिवर पे डिपेंड होता है, और उस स्टेज में केयर गिवर को अल्जाइमर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो केयर गिवर के लिए इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्टेप्स हैं जो इनिशियल स्टेज में पेशेंट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। मैं यंग एडल्ट्स को बताना चाहूंगा कि कुछ एक्टिविटीज हैं जो एक्चुअली ओल्ड स्टेज तक रहती है, जो डिमेंशिया में लास्ट स्टेज में जाती है, जिसमें स्टोरी टेलिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, सिंगिंग है, ड्राइंग है, क्राफ्ट एक्टिविटीज हैं। तो आप अपनी दिनचर्या की लाइफ में या इन हॉबीज को डालें तो सब कुछ याद आपको ओल्ड स्टेज में मेमोरी डिस्टरबेंस हो रहा है या आपको डिमेंशिया हो रहा है, तो आप इन एक्टिविटीज को करके खुश रह सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है जो डिमेंशिया में आपको आने वाले हैं, अल्जाइमर में आने वाले हैं, इन एक्टिविटीज को कर आप उसको अपनी रूटीन डेली एक्टिविटी को कर सकते हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ एक्टिविटी आप नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो एक्टिविटीज का ध्यान रखना जरूरी है, और ये भी जरूरी है कि जो माइंड है वो एक्टिव रहे, उसको कहीं ना कहीं व्यस्त रखा जाए। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, अब हम कुछ और भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड है, तो छोटे सवाल हैं और बहुत छोटे जवाब चाहेंगे। पहला सवाल डॉक्टर अचल श्रीवास्तव आपसे कि क्या अल्जाइमर और डिमेंशिया एक ही स्थिति है? देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज तो एक पार्ट है, डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जी। अल्जाइमर्स डिजीज का एक पार्ट है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो अल्जाइमर्स की तो क्या व्यक्ति को इसका खतरा बढ़ता है? डॉक्टर मुकेश। यस, बिल्कुल बढ़ता है। यदि फैमिली हिस्ट्री है तो क्लोज रिलेटिव, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को 3 टाइम्स ज्यादा चांसेस है जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो बढ़ती उम्र में भूलने की समस्या को सठियाना या बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण मानते हैं? हाँ, देखिए, इस मामले में मैं कहूँगा सावधान रहना चाहिए, और पहले लक्षणों पे ही आपको चिकित्सक से संपर्क करके समझ लेना चाहिए। सठियाना नहीं, बल्कि अब मैं उसको 65याना बोलता हूँ, क्योंकि रिटायरमेंट एज अब 65 वर्ष हो गई है, तो 65 वर्ष के बाद हमें ये समझना चाहिए। वैसे भी हमारी बुक्स भी यही कहती हैं, बियॉन्ड 65 ईयर्स ऑफ एज डिमेंशिया की प्रॉब्लम के प्रति सावधान रहें, और साथ में जरूर है कि अल्जाइमर्स डिजीज प्रमुख कारण है, और इसको सामान्य ना समझे। डॉक्टर मुकेश, क्या हर भूलने की आदत अल्जाइमर रोग है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर भूलने की आदत अल्जाइमर नहीं है। इनमें से क्या अल्जाइमर का लक्षण या चिन्ह हो सकता है? मूड स्विंग्स होना, यानी मूड में बार बार बदलाव, स्लीपिंग पैटर्न बदल जाना, या फिर सोशल विड्रॉल यानी लोगों से मिलने में हिचकिचाना? डॉक्टर अचल श्रीवास्तव। ये सभी हैं।
जी, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है डॉक्टर मुकेश? हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा या धूम्रपान करना? ये तीनों ही आपको अल्जाइमर के क्लोज लेके जा सकते हैं यदि आपको अल्जाइमर के जीन पॉजिटिव है तो। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, क्या जेनेटिक टेस्टिंग से ये पता किया जा सकता है और तय रूप से कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को अल्जाइमर रोग होगा? APOE4 जीन जो है एट रिस्क जीन है, अगर जिसके अंदर है तो उसमें अल्जाइमर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जी, क्या ट्रीटमेंट अगर जल्दी शुरू किया जाए तो उससे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है डॉक्टर मुकेश? इनिशियल स्टेज में डेफिनेटली उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ उस स्टेज से में बेटर मिल सकती है, लेकिन हम उसको प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकते। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, बहुत से लोग हैं जो बच्चों से लेकर वयस्कों से लेकर सभी में मेमोरी एनहांसर्स ऐसी दवाएं प्रयोग करते हैं जिससे हमारी याददाश्त और स्मृति अच्छी रहे। क्या उनसे कुछ लाभ होता है? बिल्कुल नहीं, ये भ्रांति है। क्या इस रोग की मेडिसिन और दवाएं लेना सुरक्षित है डॉक्टर मुकेश, या उनकी लत पड़ सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित है और इसकी लत नहीं पड़ती है। कीटोजेनिक डाइट का बहुत उपयोग होता है और चर्चा भी होती है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, क्या कहना चाहेंगे? क्या लाभकारी है इससे बचाव में या इस रोग के इलाज में? नहीं, ऐसा दो नहीं है। क्या इस पेशेंट को जिसको अल्जाइमर रोग है घर में बंद करके रखना चाहिए डॉक्टर मुकेश शर्मा? नहीं, उनको सोशल, फिजिकल और मेंटल तीनों तरीके से एक्टिव रहना चाहिए जो उनकी लॉन्गेविटी बढ़ाता है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, अगर ऐसे व्यक्ति जो अल्जाइमर से प्रभावित हैं वॉयलेंट होने लगे, अग्रेसिव हो जाएं, हिंसात्मक होने लगे, कैसे उनको मैनेज किया जाए? इसके लिए चिकित्सक से संपर्क करेंगे। इसके लिए कुछ दवाएं होती हैं, हेलोपेरिडाल और कुछ अन्य दवाएं हैं जो दी जाती हैं जिससे कि शांत रहें। इन रोगियों के सामने अगर पुरानी बातें दोहराई जाएं, बार बार उनसे पूछा जाए कि हम कौन हैं, यानी हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो क्या इससे लाभ होगा डॉक्टर मुकेश? नहीं, बिल्कुल ही ऐसा कोई लाभ नहीं होता। यूजुअली मेमोरी जो पास्ट मेमोरी है रिमोट, वो यूजुअली प्रिजर्व रहती है। जी, क्या ऐसे रोगियों को जो उनके प्रॉपर्टी के डिसीजंस हैं या लीगल डिसीजंस हैं उसको पहले से प्लानिंग करके रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है? डॉक्टर अचल, क्या कहना चाहेंगे? यस, बिल्कुल बहुत अच्छा विकल्प है और ये अख्तियार कर लेना चाहिए शुरुआत में ही। जब माइल्ड डिजीज हो तभी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। और प्लस ये भी रहता है कि लोग कोर्ट में केस कर देते हैं बाद में कि ये तो इनको याद है नहीं और इन्होंने गलत डिसीजन लिया है। जी, क्या जो लोग अपने ब्रेन का, मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल करते हैं उनकी मेमोरी बेहतर रहती है डॉक्टर मुकेश? बिल्कुल, उनकी मेमोरी बेहतर रहती है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, क्या ऐसे में पजल्स खेलना, ब्रेन गेम्स खेलना, सुडोको खेलना एक अच्छा उपाय है इस रोग को की संभावना को कम करने के लिए या देर करने के लिए? आप बिल्कुल संभावना कम की तो बात नहीं बता सकता मैं। हाँ, ये जरूर है कि और डिले हो सकता है और ये एक अच्छा एक्सरसाइज है। वो ठीक उसी तरह जैसे हम मसल की एक्सरसाइज करके मसल बनाते हैं, वैसे सुडोकू वाला तरह के खेल द्वारा हम जो है ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं। जी, ऐसे रोगी जो है डॉक्टर मुकेश, उनके हाइजीन का ख्याल रखना कितना आवश्यक है? क्योंकि वृद्धावस्था भी है, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी का स्तर भी कम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने। हाइजीन और स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मरीज यूजुअली जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होती है या फिर मोर्टेलिटी होती है, वो इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन यदि उनके चारों तरफ का एनवायरनमेंट साफ रहे, हाइजीन अच्छी रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, हाइजीन का ख्याल रखना डॉक्टर अचल श्रीवास्तव कितना महत्वपूर्ण होगा, खास तौर पर बढ़ती उम्र के लोगों के लिए और हम सभी के लिए, क्योंकि सेहत की जब बात आती है तो उसका आधार स्वच्छता को ही माना जाता है। देखिए, अभी डॉक्टर मुकेश ने बताया कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो खास करके तरह तरह के इन्फेक्शंस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और ज़्यादा उम्र में अगर हम बात करें तो अक्सर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कभी कभी जीआई का इन्फेक्शन हो जाता है। तो स्वच्छता बहुत ही आवश्यक कदम है डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, अदर डिजीज, इन्फेक्टिव डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। जी, सभी की सेहत की अगर बात की जाए डॉक्टर मुकेश शर्मा, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संक्रमणों की बात की जाए और इस समय मौसम भी है जिसमें बहुत सारे पानी से, खाने से होने वाले संक्रमण काफी ज्यादा हो रहे हैं,
किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं? डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, आपसे ही समझ लेते हैं कि हमारी सेहत के लिए स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। वो लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं या ऐसे लोग जो रोगों से बचाव करना चाहते हैं, अपने जीवन में किस तरह से पालन करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर घर में कोई रोगी है तो किस तरह की हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए? कौन से छोटे छोटे चेक पॉइंट्स हैं जो वाकई कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, स्वच्छता का सीधा संबंध है स्वास्थ्य से, और स्वच्छ अगर एनवायरनमेंट स्वच्छ है, आपका घर स्वच्छ है, तो इन्फेक्शंस होने की संभावना बहुत कम रहेगी। और अगर स्वच्छ नहीं है घर, तो उसमें तरह तरह के इन्फेक्शंस, जो कि खास करके आपने देखा होगा कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, आपने कुछ गलत खा लिया, बिना हाथ धोए खाना खाते रहते हैं, या फिर अगर आप देखिए तो आपके घर के अंदर तरह तरह के कुछ मॉस्किटो हैं या कुछ अन्य इन्फेक्शंस हैं, जो कि ज़्यादा उम्र के लोगों में या बहुत छोटे बच्चों में, दोनों प्रकार से, दोनों ग्रुप बहुत वल्नरेबल है इन्फेक्शन के लिए। तो स्वच्छ अगर हम रखते हैं तो उससे दोनों ही ग्रुप बचा रहेगा। एडल्ट एज ग्रुप में उतने इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती जितना कि बहुत छोटे बच्चे में और ज़्यादा उम्र के लोगों में। जी, और जाहिर तौर पर जब वृद्ध अवस्था के लोगों में या छोटे बच्चों में संक्रमण और बीमारियां होते हैं तो उनकी गंभीरता भी अधिक रहती है। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की बात करें, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बीमारी के इलाज के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वहाँ से भी दूसरे संक्रमण या सेकेंडरी इन्फेक्शंस कहा जाए वो हो जाते हैं। तो अस्पताल जहां इलाज हो रहा है, कितना महत्व है कि वहां की स्वच्छता जो है बरकरार रखी जाए और संक्रमण का खतरा भी कम होगा, और जाहिर तौर पर जो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स हैं जिनका इलाज वहां चल रहा है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। देखिए, इस बारे में दो चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली बात कि हर अस्पताल अपनी व्यवस्था करता है स्वच्छता के लिए, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरे, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में न फैले, इसको प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आम जनता से बताना चाहूँगा कि अस्पताल में आप अटेंडेंट के रूप में गए हैं तो ठीक है, बिना वजह नहीं जाएं अस्पताल में, क्योंकि आप जब भी जाते हैं कुछ न कुछ इन्फेक्शन लेके जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा बहुत सारे मरीजों के बाहर लिखा रहता है मिलना मना है। क्यों मिलना मना है? क्योंकि आप, वो मरीज वल्नरेबल है इन्फेक्शंस के लिए, और उसमें अगर आप जाते हैं तो कुछ न कुछ अननोइंगली आप ले जाते हैं। आप तो अच्छी भावना से गए थे कि मैं पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, कुछ व्यक्त करूंगा अपनी भावना कि भाई मैं आपको देखने आया हूँ, लेकिन आप नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि कोशिश करें कि नहीं जाएं, फोन पे बात कर लें, वो बेहतर होगा देन जाके वहाँ पे अस्पताल में आप कुछ और इन्फेक्शन कैरी करें। जी, डॉक्टर मुकेश शर्मा, किस तरह से उस व्यक्ति की देखभाल होनी चाहिए, खास तौर पर अगर एल्जाइमर के रोगी को बाहर ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उसमें देखी जाती हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके साथ में एक केयर गिवर बहुत इंपॉर्टेंट है जाने के लिए। माइल्ड डिजीज में यूजुअली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, पर इनको विजुअल स्पेस का ओरिएंटेशन इन द लेटर स्टेज में चला जाता है। तो जहां तक जाए उसके साथ में इवन टॉयलेट के लिए एक केयर गिवर उनके साथ होना जरूरी है। इवन घर पे भी आप जो स्ट्रक्चर्स है उसमें ज्यादा चेंजेस ना करें। आप फर्नीचर है उनका भी चेंजेस ज्यादा नहीं करें। सेम स्पेस पे यदि वो मरीज रहता है जी, तो उसकी एक्टिविटी ज्यादा इजी रही। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि माइल्ड स्टेज के डिजीज तक में हम कुछ सहायता कर सकते हैं मरीज की, उसके बाद कोई सहायता नहीं पहुंचती। और ये माइल्ड स्टेज का डिजीज है जब आप फाइनेंशियल डिसीजन अपना ले सकते हैं और लेके फाइनलाइज कर लें, वरना बाद में कुछ नहीं हो पाता है। और ब्रेन की एक्सरसाइज के रूप में आप नए कहना चाहिए कि जैसे कोई नई प्रकार की हॉबी या फिर जो है सुडोकू एक्सरसाइज, ये सब जरूर करते रहें। अच्छा भोजन लेते रहें जिससे कि आपका ब्रेन स्वस्थ रहे। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर प्रोफेसर अचल श्रीवास्तव, डॉक्टर मुकेश शर्मा। आज हमने बात की है अल्जाइमर रोग के बारे में, ये बताया है कि किस तरह से देखभाल की जा सकती है और कैसे इसके खतरे को कम किया जा सकता है। साथ ही ये भी जाना है कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो कहा जाता है कि जो बीत गया वो वापस नहीं आता, यानी जो वक्त चला गया है उसको हम लौटा तो नहीं सकते, लेकिन वो सुनहरी यादें जो जीवन में हैं उसके ज़रिए हम फिर वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी यादें जो हैं सुरक्षित रहें तो अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, सही तरह से उसकी एक्टिविटी रखिए।
गतिशील रखिए जिससे आपकी मेमोरी यानी स्मृति जो है वो इंटैक्ट रहे। और ख़ास तौर पर जब बात आती है सेहत की तो आवश्यक है कि स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वच्छता अगर आप रखते हैं तो न सिर्फ संक्रमण और रोगों से बचाव होता है, अपनी सेहत का ध्यान रखने से बेहतर रोग मुक्त और स्वस्थ जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। टोटल हेल्थ के माध्यम से हम सेहत संबंधित जानकारी आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।